नमस्कार। सोमेश हितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सोमेश कुमार हितोड़े, एमएससी मैथमेटिक्स, बीएड, सीजी सेट क्वालिफाइड, सीजी टेट क्वालिफाइड, सीजीपीएससी मेंस 5 बार दिया है और सीजीपीएससी मेंस 2019 के लिए भी क्वालिफाई हुआ। एक बार मैंने रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का मेंस दिया है और अभी सीजी व्यापम के जरिए लेक्चरर मैथमेटिक्स के पोस्ट पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हूँ। अभी वर्तमान में मैं सीजी व्यापम के ही जरिए लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्टेड हूँ। इस प्रकार कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का मुझे अनुभव है, जिसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा और मैं ये भी बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग टॉपिक पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि आप उसे देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और पसंद आए तो जरूर उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका एक एक मोटिवेशन, एक एक कमेंट मुझे मोटिवेशन प्रदान करेगा और मुझमें कुछ कमी होगी तो उसे मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक सीरीज चला रहे हैं। उस क्रम में हम छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय राजवंश थे उसका पार्ट 2 हम देखेंगे, जिसमें सरभपुरी और पांडु वंश के बारे में परीक्षा की दृष्टि से हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे इतिहास पर टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है सरभपुरी और पांडु वंश। इन दो वंशों के बारे में हम परीक्षा की दृष्टि से चर्चा करेंगे, जो कि स्थानीय राजवंश है छत्तीसगढ़ के। चलिए देखते हैं कि इनके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम सरभपुरी राजवंश। सरभपुरी राजवंश ये छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश है। ये इसको अमरारी कुल भी कहा जाता है, याद रखेंगे, अमरारी कुल भी कहा जाता है। ये इनका जो शासनकाल है 5वीं से लेकर 6वीं सदी तक का ये कार्यकाल माना जाता है। ये इसके बारे में बता दूं, सरभपुरी के जो राजधानियां थी वो सरभपुर है, प्रसन्नपुर है, सिरपुर है। 3 राजधानी का पता चला है, लेकिन अभी भी ये पता नहीं चल पाया है कि वास्तव में सरभपुर है कहां पर। इस चीज में अभी भी दुविधा है और सभी इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से यह नहीं पता लगा पाया है कि सरभपुर वास्तव में किस जगह को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये राजधानियां हैं, वहां से कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, उसके आधार पर इसका जिक्र किया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये जो सरभपुरी राजवंश के थे वो सरभ जो राजा हैं, सरभराज, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और अपने नाम पर ही इस शहर को बसाया था सरभपुर। सरभराज जो राजा है इसके, उन्होंने इसको बसाया था सरभपुर के नाम से। वैष्णव धर्म अपनाते थे इस राजवंश के लोग, वैष्णव धर्म को अपनाते थे और विष्णु के उपासक थे और गजलक्ष्मी इनकी राज चिन्ह थी, याद रखेंगे, राज की चिन्ह गजलक्ष्मी थी। और स्रोत की हमको सरभपुरी वंश के बारे में कहां से पता चलता है, वो स्रोत है हमारा एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जो कि भानुगुप्त का है। इस अभिलेख में सरभपुर राजवंश के बारे में बताया गया है। अब राजधानी क्षेत्र देखते हैं कि राजधानी क्षेत्र सरभपुर, सरभराज ने राजधानी बनाया था सर्वप्रथम। दूसरी बात प्रसन्नपुर है, जिसको प्रसन्न मात्र ने राजधानी बनाया था और प्रसन्नपुर को आधुनिक मल्हार कहा जाता है। अभी जो मल्हार है बिलासपुर जिले में लीलागढ़ नदी के तट पर, और लीलागढ़ नदी का प्राचीन नाम आपका निडीला नदी है, तो निडीला नदी के तट पर मल्हार बसा हुआ है, उसी का प्राचीन नाम प्रसन्नपुर है। उसके बाद है एक सिरपुर, जो कि प्रवर राज ने इसको अपनी राजधानी बनाया था, प्रवर राज ने। तो ये 3 राजधानियां का पता अभी चलता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में भी संबलपुर, इसको भी राजधानी के रूप में स्थापित किया था उन्होंने। उड़ीसा में भी इनका शासन था। प्रमुख शासन क्षेत्र की बात करें तो बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, उड़ीसा, याद रखिए, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, उड़ीसा। रायगढ़ में आपका सारंगढ़ भी आता है इसके अंतर्गत, इसको भी आप याद रखेंगे। सारंगढ़ इसलिए फेमस है क्योंकि वहां नरेंद्र का जो एक ताम्रपत्र है, नरेंद्र का ताम्रपत्र हुआ, पीपरदुला ताम्रपत्र, जो कि सरभराज के बेटे थे, उनका ताम्रपत्र सारंगढ़ से मिला है। तो इससे यह पता चलता है कि सारंगढ़ में भी सरभपुरी राजवंशों का शासन था। अब हम एक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछा गया है उस पर नजर डालते हैं। सरभपुरी राजवंश के लोग
ताम्रपत्र जारी करते थे। लगभग सभी राजवंश अपना अपना ताम्रपत्र जारी करते थे। तो जो सरबपुरी राजवंश के ताम्रपत्र थे उसमें तिथि का वर्णन होता था, स्थान का वर्णन होता था, वर्ष का वर्णन होता था और शासक का वर्णन होता था। ये 4 चीज का वर्णन होता था, लेकिन चित्र उसमें नहीं रहता। याद रखेंगे, उस ताम्रपत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी चित्र सरबपुरी राजवंशों ने नहीं डाला था। तो ये परीक्षा में पूछा गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। सरबपुरी राजवंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले है सरबराज प्रमुख शासक, फिर उनका बेटा आता है नरेंद्र, फिर प्रसन्नमात्र, फिर प्रसन्नमात्र का बेटा जयराज, जयराज के बाद प्रवरराज, उसके बाद जयराज का बेटा है सुदेवराज और सुदेवराज का बेटा है फिर प्रवरराज द्वितीय। तो इस प्रकार से ये क्रमशः चलता है। इसमें प्रसन्नमात्र का बस पता नहीं चलता है कि किस वंश के थे, मतलब इनके पिताजी का नाम क्या था, या ये सरबराज या जयराज से इनका क्या संबंध था, ऐसा इतिहास में अभी तक ये संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। तो हम चलिए देखते हैं एक एक करके कि इसकी विशेषता क्या क्या है। सरबराज ये संस्थापक है सरबपुरी राजवंश के, याद रखेंगे संस्थापक है, और इन्होंने सिक्का चलाया था, याद रखेंगे सिक्का। और उस सिक्का में प्राकृतिक के स्थान पर संस्कृत शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, भाषा का, प्राकृतिक के जगह में संस्कृत भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था सरबराज ने। इनका एक पुत्र था नरेंद्र, जो कि प्रतापी राजा के रूप में स्थापित हुआ था। नरेंद्र याद रखेंगे, इनका पुत्र था सरबराज का नरेंद्र। इसके बारे में जानकारी हमको पीपरदुला का ताम्रपत्र सारंगढ़ से प्राप्त होता है। तो ये फेमस है, क्योंकि इसका सत्ता बहुत दिनों तक था, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में इनका ज्यादा जिक्र नहीं आता, इसलिए इसको हम कम इसमें देखेंगे। इसके बाद आता है एक प्रमुख और शासक थे प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, याद रखेंगे सरबपुरी राजवंश में सोने के सिक्के चलाने वाले थे। स्वर्ण सिक्का चलाया था जिसमें गरुड़, चक्र और शंख, ये तीनों का चित्र स्थापित था उस सिक्के में। गरुड़, चक्र, शंख युक्त सोने के सिक्के इन्होंने चलाया था प्रसन्नमात्र ने। साथ ही साथ प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर नामक शहर की स्थापना की थी, इसको भी याद रखेंगे। प्रसन्नमात्र, जिसको हम आधुनिक मल्हार कहते हैं, उसको उस शहर को प्रसन्नमात्र ने बसाया था, और पहले इसको प्रसन्नपुर कहा जाता था। इसके बाद आता है एक अन्य शासक है जयराज। यह प्रसन्नमात्र के बेटे थे, याद रखेंगे प्रसन्नमात्र के बेटे जयराज थे। और जयराज का ही 2 अन्य नाम के रूप में इसका वर्णन है इतिहास में, मानमात्र और दुर्गराज। ये तीनों एक ही नाम है, इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जयराज, मानमात्र और दुर्गराज, ये तीनों एक ही नाम है। ये प्रसन्नमात्र का पुत्र था और दुर्ग शहर की स्थापना की थी इन्होंने। जयराज, जो आधुनिक अभी दुर्ग शहर है, उसकी स्थापना की थी जयराज ने। और इसका पता हमको मल्हार के ताम्रपत्र से पता चलता है, मल्हार के ताम्रपत्र में इसका जिक्र किया गया है। अब इसके बाद आता है एक अन्य शासक है प्रवरराज प्रथम। शक्तिशाली शासक थे भी, जिन्होंने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रवरराज के बारे में इतना ही पता चलता है कि सिरपुर में उन्होंने राजधानी बताया था, बाकी उनके इतिहास का ज्यादा उल्लेख इतिहास में नहीं है। इसके बाद आता है जयराज का जो दूसरा बेटा था, जयराज का भाई था सुदेवराज। सुदेवराज ये इनका जो एक सामंत था इंद्रबल, सुदेवराज का सामंत इंद्रबल का वर्णन है, जो कि पांडु वंश का था। और ये कौवा ताल अभिलेख में इसका वर्णन दिया गया है, याद रखेंगे कौवा ताल अभिलेख में इसका वर्णन दिया गया है। और इन्होंने, इंद्रबल ने प्रवरराज द्वितीय, जो कि इस सरबपुरी राजवंश के अंतिम शासक थे, उसकी हत्या की और पांडु वंश की नींव डाली थी, याद रखेंगे। प्रवरराज द्वितीय को मार करके इंद्रबल ने आपका सरबपुरी राजवंश पांडु वंश की स्थापना की थी। उसके बाद देखते हैं कि जो सर्वाधिक ताम्रपत्र इसके प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे सुदेवराज के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो कि कौवा ताल अभिलेख में इसका वर्णन है। अंतिम शासक है इसका प्रवरराज द्वितीय। प्रवरराज द्वितीय, इसका जो ताम्रपत्र है, एक तो ठाकुरदिया है और दूसरा मल्हार ताम्रपत्र है। ठाकुरदिया का ताम्रपत्र और मल्हार का ताम्रपत्र, ये 2 जगह से प्रवरराज द्वितीय के बारे में हमको पता चलता है। यह सरबपुरी राजवंश का अंतिम शासक था। इसके बाद पांडु वंश की नींव रखी इंद्रबल ने, जो कि उदयन का पुत्र था। तो इस प्रकार से सरबपुरी राजवंश के बारे में इतिहास में जो परीक्षक दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। चलिए अब इसके बाद हम आगे आते हैं। इसके बाद पांडुवंश, दूसरा एक राजवंश था पांडुवंश। पांडुवंश और सोमवंश, ये दोनों एक ही हैं, बिल्कुल इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बस इनको प्रशासन की दृष्टि से
चूंकि बाकी अलग अलग क्षेत्र में थे तो उनको अलग करने के लिए एक को पांडु कहा गया और बाकी को सोमवंश कहा गया। इसको आप देखते हैं इसमें पांडु वंश 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच इसका शासनकाल था और मंदिर निर्माण काल के लिए फेमस था। पांडु वंश मंदिर निर्माण काल के लिए फेमस है और इनकी जो परम भागवत की लोग उपाधि प्राप्त करते थे। परम भागवत मतलब विष्णु के उपासक थे पांडु वंश के लोग, याद रखेंगे। परम भागवत की उपाधि भी ये प्राप्त करते थे और वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इसकी प्रमुख राजधानियां देख लेते हैं। पांडु वंश की राजधानी सिरपुर थी। दक्षिण कौशल में हम देखें तो पांडु वंश की राजधानी सिरपुर थी। बाकी मैकल, कांकेर और उड़ीसा, ये 3 जगह पांडु वंश ने जो शासन किया वो सोमवंश के नाम से इन्होंने शासन किया था। इसको याद रखेंगे, ये 3 जगह का शासन सोमवंश के नाम से होता है, मैकल का, कांकेर का, उड़ीसा का। और सोमवंश के बारे में हम पहले लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, तो हम केवल पांडु वंश के बारे में देखेंगे। इसका जो एक ताम्र पत्र मिला है सिरपुर से पांडु वंश का, वो पेटिका शीर्ष लिपि में है। इसको भी याद रखेंगे, ये लिपि है पेटिका शीर्ष लिपि, इसमें मिला है। और जो लिपि है वो किलाक्षर है। इनकी लिपि पांडु वंश की लिपि होती है, किलाक्षर लिपि कहा जाता है इसको। अब इसके प्रमुख जो शासक हैं उसको हम देखते हैं। उदयन को आदि पुरुष कहा जाता है। पांडु वंश का जो प्रमुख आदि पुरुष है वो उदयन है। इसका छत्तीसगढ़ में ज्यादा विवरण नहीं है, न ही उनके शासन काल का है। इसके बाद उदयन के बारे में कालिंजर शिलालेख में बताया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। उदयन के बारे में कालिंजर शिलालेख में बताया गया है। और इसके संस्थापक, यदि हम पांडु वंश के संस्थापक कहें छत्तीसगढ़ में तो इंद्रबल है, इसको याद रखेंगे। इंद्रबल उनके संस्थापक है, जो कि सरभपुरी प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके उन्होंने पांडु वंश की स्थापना की थी। अब इनका जो विवाह है सरभपुरी राजकुमारी लोक प्रकाशा के साथ हुआ था, याद रखेंगे। पांडु वंश के इंद्रबल का विवाह सरभपुरी राजवंश के लोक प्रकाशा से हुआ था, जो कि संभवतः नरेंद्र की बहन कहा जाता है। जो नरेंद्र हम देखें यहाँ और सरभपुर की बेटा था नरेंद्र, इनकी जो बहन थी उसके साथ इन्होंने शादी विवाह किया था इंद्रबल ने, ऐसा इतिहास में बताया गया है। साथ ही साथ इन्होंने खरौत नामक नगर बसाया, जो कि इंद्रपुर के नाम से उस शहर को बसाया था। इंद्रबल ने अपने नाम से इंद्रपुर नामक शहर बसाया था, जो कि वर्तमान में भी खरौत है। और खरौत लक्ष्मणेश्वर मंदिर के लिए फेमस है, याद रखेंगे। और ये जो लक्ष्मण मंदिर है खरौत का, वो आपका लक्ष्मण से कोई लेना देना नहीं है इसका, ये भगवान शिव का मंदिर है, इसको आप याद रखेंगे। और 1 लाख चावल चढ़ाने की वहां की परंपरा है और महाशिवरात्रि में हमेशा वहां मेला लगता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब इसके देखते हैं इंद्रबल का वंशावली देखते हैं। पांडु वंश में इंद्रबल के 4 बेटे थे। इंद्रबल के 4 बेटे नंदराज प्रथम, सूरबल, ईशान देव और भवदेव, ये 4 बेटे थे आपके इंद्रबल के। अब देखते हैं इसके नंदराज प्रथम। अब नंदराज प्रथम, ये चारों को इंद्रबल ने, ये नंदराज प्रथम शासक बना। सबसे पहले नंदराज प्रथम शासक बना तो बाकी 3 भाई थे उनके, सूरबल, ईशान देव और भवदेव। इन तीनों को उन्होंने मंडल अधिपति घोषित कर दिया। नंदराज प्रथम ने अपने तीनों भाइयों को मंडल अधिपति घोषित किया। और इसका लक्ष्मणेश्वर मंदिर में ईशान देव का वर्णन मिलता है उनको लक्ष्मणेश्वर मंदिर में। और भवदेव को रण केसरी के नाम से जाना जाता है, जो कि भांदक शिलालेख में इसका उल्लेख है, याद रखेंगे। रण केसरी के नाम से जाना जाता है और भांदक शिलालेख में इस भवदेव का वर्णन है। अब हम देखते हैं एक एक करके नंदराज प्रथम। अब इसका 2 बेटे थे नंदराज प्रथम के, एक है महाशिव तिवर्देव और दूसरा है चंद्रगुप्त। ये 2 बेटे इनके थे। इन दोनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। महाशिव तिवर्देव, इनका जो बहुत प्रतापी शासक थे महाशिव तिवर्देव पांडु वंश के, और इनके काल में बहुत उन्नति हुई थी। बहुत पांडु वंश मंदिरों की स्थापना वगैरह हुआ था और शासन बहुत अच्छा, प्रशासन अच्छा चल रहा था, विकास हो रहा था। इसलिए इसके शासन काल को छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे आप। महाशिव तिवर्देव के काल को छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल कहा जाता है। इन्होंने सकल कौशल अधिपति की उपाधि प्राप्त की थी, याद रखेंगे। सकल कौशल अधिपति की उपाधि प्राप्त की थी महाशिव तिवर्देव ने। और एक बात और याद रखेंगे, सकल कौशल अधिपति की उपाधि पृथ्वीदेव प्रथम, जो कि कलचुरी शासक थे, उनको भी सकल कौशल अधिपति की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये जो सकल कौशल अधिपति के बारे में है और महाशिव तिवर्देव के बारे में है, ये राजिम और बालोक ताम्रपत्र में इसका उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। राजिम और बालोक ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है। अब इसके बाद आता है नंदराज द्वितीय। महाशिव तिवर्देव के बेटे थे नंदराज द्वितीय।
जो कि कौशल मंडल अधिपति को उपाधि धारण किए, कौशल मंडल अधिपति को उपाधि धारण किए। और ये अड़भार का ताम्रपत्र यहाँ से प्राप्त हुआ है, अड़भार से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है नल राजनीति का। और इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि इसका शासनकाल बहुत कम था तो ज्यादा जिक्र इसके इतिहास में नहीं है। जो शक्ति के पास अड़भार है, अष्टभुजी देवी का मंदिर, वहीं से नल राजनीति का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद हम आते हैं चंद्रगुप्त। अब इसके बाद इसके शासन के बाद इसका जो भाई है, क्योंकि नल द्वितीय इसका कोई पुत्र नहीं था, इसको याद रखेंगे, ये निसंतान था नल द्वितीय। तो इसका जो अगला बागडोर है सत्ता का, वो महाशिव तीवरदेव का जो भाई था चंद्रगुप्त, और ये नल द्वितीय का ये चाचा था। इसमें सत्ता आई पांडु वंश की, ये शासक बना चंद्रगुप्त। और ये चंद्रगुप्त, इसका एक बेटा हुआ है हर्षगुप्त, और उन्होंने वाष्टा देवी से विवाह किया था, जो कि सूर्य वर्मा की पुत्री थी। मौखरी वंश के राजकुमार सूर्य वर्मा की पुत्री थी ये वाष्टा देवी, इससे हर्षगुप्त का विवाह हुआ। और फिर हर्षगुप्त का भी शासनकाल ज्यादा नहीं चला, और हर्षगुप्त के इसमें बहुत जल्दी वो मर गए। उसकी मृत्यु के बाद जो वाष्टा देवी ने उनकी याद में लक्ष्मण मंदिर बनवाया सिरपुर में, याद रखेंगे सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर बनवाया, जो कि गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है और गुप्त कला का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। और यह लाल ईंटों से बना हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। अब इसके बाद वाष्टा देवी सत्ता में आई, तो उसके बाद वाष्टा देवी के बाद उनका जो पुत्र है महाशिवगुप्त बालार्जुन, उसको सत्ता प्राप्त होती है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन को हम जानते हैं कि इनका जो काल है वो छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहलाता है। बिल्कुल इसको याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल, क्योंकि जितने स्थापत्य कला है पांडुवंश के मंदिर निर्माण वगैरह वो सब इसमें हुए थे, इस काल में हुए थे। और ये सर्वधर्म संभाव रखने वाले थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशब्द इनकी उपाधि थी, याद रखिए, महा उपाधि होती थी इस पांडुवंश की, महाशब्द। और बालार्जुन उनको इसलिए कहा जाता था कि बचपन से ही जो तीर धनुष की विद्या में निपुण थे, इसलिए इनको बालार्जुन कहा जाता है, वो इनको उपाधि मिली हुई थी। ये आपको बता दूं, महाशिवगुप्त ये परम महेश्वर की उपाधि प्राप्त करते थे, परम महेश्वर। अब देखो, चूंकि पांडुवंश तो परम भागवत की उपाधि प्राप्त करते थे सभी लोग, और वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। लेकिन इसके उलट जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है वो शिव धर्म को मानने वाले थे, शिव को पूजा अर्चना करने वाले थे, इसलिए उन्होंने परम महेश्वर की उपाधि प्रदान की। तो ये शिव को मान, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने विष्णु को नकार दिया था, बिल्कुल। इनके शासन काल में सभी धर्म, चाहे बौद्ध का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे शिव का, जितने भी धर्म है सभी को उन्होंने समान मौका दिया है, और इनके काल में उन्नति हुई है। इसीलिए इनके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय इन दोनों के समकालीन थे, याद रखेंगे, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय इन दोनों के समकालीन थे। और इनका दो बेटे थे, एक भाई, इसका पुत्र था शिवनंदी, याद रखेंगे, शिवनंदी इसका पुत्र था, एक है रणकेसरी, के बारे में इसका वर्णन किया गया है। इसके शासन काल में वेनसांग छत्तीसगढ़ आया था 639 ईस्वी में, याद रखेंगे, वेनसांग जो कि चीनी यात्री था वो छत्तीसगढ़ आया था महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में। इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन सीयूकी नामक ग्रंथ में किया है, उस ग्रंथ का नाम है सीयूकी, और उस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ को किया सलो के नाम से उन्होंने परिभाषित किया है, किया सलो नाम दिया है छत्तीसगढ़ का। उसके बाद आपका आता है सर्वधर्म संभाव। ये उन्होंने बहुत सारे बौद्ध विहार बनवाए वहां पर अपने शासन काल में, सिरपुर में पूरे बौद्ध के लिए फेमस है, जैन के लिए भी है, वो जैन धर्म से संबंधित भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। और विष्णु, शिव, जितने भी आपके ये हैं भगवान है या इष्ट देवता है, उन सब उन्होंने समभाव की दृष्टि से पालन करवाया, और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया था। इनका सिरपुर में 27 ताम्रपत्र मिले हैं, इसको भी याद रखेंगे। महाशिवगुप्त इतिहास के ऐसे एकमात्र शासक हैं जिनका इतना अधिक मात्रा में ताम्रपत्र मिला है, 27 ताम्रपत्र, जो कि सर्वाधिक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा दृष्टि से जितना भी महत्वपूर्ण बातें थी पांडुवंश का, सरभपुरी वंश का, इसको मैंने बताने का प्रयास किया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।